नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। आज हम लोग उनका सोल्यूशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम एक बात क्लियर कर दें, यदि आप लोग मैथ का मॉडल पेपर का सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साथ ही इसमें मैथ में हम ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक के सभी प्रश्नों को हल किया है, बिल्कुल फुल डिटेल से, ठीक है। उसके बाद साथ ही हमने हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन कर दिया और सब्जेक्टिव भी। उसके बाद हमने सोशल साइंस को भी खत्म कर दिया, सभी चीज़ डाल चुके हैं। भाई नहीं देखे हो तो जाके सभी सब्जेक्ट का डाला हुआ है, तो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लेना। तो आज जो है बात है साइंस का, और हम लोग देखेंगे आज साइंस के मॉडल पेपर का सोल्यूशन। बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए, आप लोग को जैसा कि पता ही होगा, तब फिर भी मैं आप लोग को आसान तरीका से बता दूं कि इस बार जो है 40 प्रश्न नहीं 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोग को सिर्फ 40 प्रश्नों का ही आंसर देना है। बच्चे के मन में कंफ्यूजन चल रहा है, क्या सर 1 से लेके 2 3 मतलब 40 तक के प्रश्नों को ही कलर करना है? तो नहीं मेरे भाई, आप चाहे तो 80 का भी कर सकते हो, 60 का भी बना सकते हो, आप 70 का भी बना सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन बस भाई कोशिश करना कि आप टोटल काउंट कर लेना, 40 ही प्रश्न बनाना। यदि हो जाए गलती से आप 50 प्रश्न बनाते हो या 60 प्रश्न को कलर कर देते हो, बना देते हो सही सही आंसर, तब फिर भी आपका जो है शुरू से लेके 40 तक के ही प्रश्न को चेक किया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें इस बात पे, ठीक है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम लोग और देखते हैं पहला नंबर प्रश्न क्या दे रखा है। तो पहला नंबर प्रश्न है हमारे पास, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस में होता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अवतल दर्पण जो है उसका जो है फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है दूसरा नंबर है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध बतावें। तो फ्रेंड्स, दूसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को बता चुके इससे पहले, f बराबर r/2 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। देखिए, f बराबर r/2। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न हमारे पास है, बहुत इजी प्रश्न दे रखे हैं, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब सामान्य नेत्र जो है वो स्पष्ट रूप से कितने दूर तक, न्यूनतम दूरी बताना है कि कितने दूर तक वो साफ सुथरा देख सकता है। तो तीसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, 25 मीटर डाल देते हैं। तो भाई आज के बाद याद रखना 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आएंगे। अगला प्रश्न है बहुत अच्छा, कहा जाए श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो आप लोग को जो है, यदि आप लोग ये प्रिज्म वाला नहीं पढ़े हैं, इस तरह से जो कलर गुजरता है, तो एक बार जरूर पढ़ लें और उसमें देखेंगे सबसे कम जो है, कम झुकता है, कौन सा रंग झुकता है। तो एक बार जाके इमेजिन कर लेना, देख लेना, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लाल। क्योंकि लाल जो है ऊपर पे ही रहता है, ठीक है। लाल रेड कलर का जो रहता है सबसे ऊपर रहता है, कम झुका रहता है। लेकिन आप जाके उसी तरह से बैगनी को देखोगे, सबसे नीचे में बैगनी कलर का रहता है। तो इस चीज से आप लोग को पता चल गया। दूसरी बात, लाल आया तो मैं लाल से एक और प्रश्न बता दूं, लाल रंग का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो आप लोग देखते हैं, जितने भी टावर है, एयरटेल, वोडा वगैरह सबका टावर आप लोग को घर गाँव में तो होगा ही, शहर में होगा ही, तो देखते हैं उस पे जो रेड कलर का बल्ब दिया जाता है, क्योंकि दूर से भी पता चले कि यहाँ पे टावर है, ठीक है, इसलिए। तो ये रेड कलर का जो है बर्तन सबसे अधिक होता है और खतरा का निशानी भी होता है। चलिए कोई नहीं, आगे देख लेते हैं। अब आ गया 5वां नंबर सवाल, कह रहा मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि। अब बच्चे परेशान है, छवि मतलब क्या होता है? छवि जिसको प्रतिबिंब बोलते हैं, इमेज, ठीक है, जिसको प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो 5वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। 6ठे नंबर, अब देखिए 6ठे नंबर प्रश्न को भी हम डिटेल से पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो जरूर जाके आप एक बार चैनल में विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। कह रहा आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। ये वाला सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में दिया है इसमें मॉडल पेपर में, लेकिन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 6ठे नंबर का। तो इसका है प्रकाश के परिकिरणन के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न के आंसर 7वां नंबर देखिए, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब मुड़ जाता है, सॉरी बड़ा हो जाता है।
किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा हो जाता है। मतलब वस्तु जो है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देने लगता है। कोई वस्तु है इससे ये बड़ा दिखाई देने लगता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में जब मुंह और देखिए ना तो बड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा, तो अवतल दर्पण में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे पास है 8वां नंबर। 8वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं। मतलब तनी दूर में जो है ना, जैसे पेपर वगैरह पढ़ते हैं उनको नहीं दिखाई पड़ता है, तो उनको निकट दृष्टि दोष हो गया है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसको हम बिल्कुल पूरा डिटेल समझाएं, जाके जरूर वीडियो के नीचे देख लेना, सारा चीज मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो ये निकट दृष्टि मतलब कम जो दिख रहा है। साथ ही हम आपको मोतियाबिंद के भी बारे में बताए हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि मतलब कम जिसको दिखता है, तनी एक जगह पे मतलब तनी पेपर जितना दूर में पढ़ते हैं ना लेके, उतना दूर में नहीं दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोगी करना है, मतलब उपयोग करना है, तो वो होता है अवतल लेंस। उसके चश्मा में जो अवतल लेंस लगा दीजिए। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है नंबर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, मतलब विद्युत धारा है या नहीं है, इस चीज को वो दर्शाता है। तो ये होता है गैल्वेनोमीटर, मतलब विद्युत धारा नापता है क्या, गैल्वेनोमीटर। आइए अगले प्रश्न की ओर आइए। अब देखिए ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादन किया था। दाएं हाथ का अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादन किया था, आप लोग को याद होगा। नहीं याद है तो हम आपको बताते हैं। फ्लेमिंग के बम हस्त नियम, दम हस्त नियम दोनों देखे हैं ना। ये क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्लेमिंग। आइए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर का। और 11 नंबर में यहाँ पे दे रखा है कि विभवांतर का स्थायी मात्रक होता है। तो विभवांतर का स्थायी मात्रक क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का स्थायी मात्रक वोल्ट होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आए। यदि इस तरह का प्रश्न पूछ दिया जाए बोर्ड एग्जाम में तो भाई गर्दा छोड़ा देना है, समझे। सारा क्वेश्चन बहुत इजी दे रखा है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। बहुत अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ये अपना पढ़ भी लीजिएगा, सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो इसका हो जाएगा श्रेणी क्रम में जो है इसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है। आइए अगला प्रश्न, चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होता है। चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होता है तो क्या होता है, 13 नंबर का देख लिए काल्पनिक होता है। देखिए ये पूरा आप लोग याद रखिएगा, काल्पनिक। चुंबकीय बल रेखा की प्राकृति होती है तो कैसी होती है, प्राकृति काल्पनिक होता है। ठीक है, आइए 14 नंबर को देखते हैं। 14 नंबर है ये वाला बच्चा वाला सवाल। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर, इससे पहले भी हम पढ़ा चुके ये सारा चीज। ठीक है, 14 नंबर का देखिए इसका जो है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो बिल्कुल समझिए 15 नंबर का, ये जो है सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, ये कोयला वाला तो खराब ही होगा। नाभिकीय ऊर्जा भी अभी नहीं चल रहा है, प्राकृतिक ऊर्जा भी बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन सौर ऊर्जा जो है प्राकृतिक गैस से ऊर्जा प्राप्त। ठीक है, तो ये सौर ऊर्जा सबसे बिल्कुल अच्छा ऊर्जा होता है। और एक सौर ऊर्जा कौन सा ऊर्जा होता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा होता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा कहाँ से आता है, सौर ऊर्जा से आता है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए 16 नंबर में कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ये तो आप लोग को बता दें, इससे पहले ड्राइवर का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, कौन सा लेंस को। तो ये बिल्कुल आप लोग को याद ही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, आप ना क्या कीजिए, मैं आपको 1 से लेके 80 तक के प्रश्नों का हल बताऊंगा, तो आप लोग क्या कीजिए पहले मन में सोच लीजिए। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इतना हम जानते थे, 50 को जानते थे, 60 को जानते थे, बताना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 17 नंबर, और 17 नंबर देखा जाए। चलिए 17 नंबर था ना, 16 नंबर से पहले देखे, 17 नंबर देखिए। कह प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, 17 नंबर का। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, तो यहाँ पे जो है लाल भी दिया है, नीला भी दिया, हरा भी दिया है, और उपयुक्त सभी भी दिया, मतलब ऑल ऑफ दीज। तो ये ऐसा रहे ना, तो यदि नहीं भी जान रहे तो वहाँ पे डी मार दीजिए, मतलब उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज वाला,
इनमें से सभी, तो ज़्यादातर वो सही होता है, 90% रहता है सही ही रहता है, ठीक है। आइए 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? आंख में देखते हैं ना काला वाला भाग, तो वो उसको क्या बोला जाता है, अब बताइए। 18 नंबर का, उसको बोला जाता है कॉर्निया। जो आंख इसे रहता है ना, ये वाला आंख, ये में जो काला वाला रहता है ये वाला भाग, तो रंगीन भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा सफेद वाला भाग को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे है 19 नंबर है, एक एचपी बराबर क्या होता है? एचपी हॉर्स पावर, एक एक मतलब हॉर्स पावर ही होता है, ठीक है। एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, कितना वोल्ट होता है, ये आप लोग को जवाब देना। चलिए चलिए, देखिए ये पेज बड़ा हो गया था, छोटा कर लेते हैं थोड़ा। चलिए आप लोग को बताना 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है 746 वाट का होता है, एक एचपी मतलब हॉर्स पावर, ठीक है। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न हमारे पास है विशालक शीशा, ठीक है। विशालक विशालक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मैग्नीफाइंग ग्लास, होता है, क्या होता है? तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा भाई, देखो, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, गुजारा जाता है, तो गतिशील कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, या आयन होते हैं, या प्रोटॉन होते हैं, या इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 21 नंबर का देखिए, जब भी किसी भी तार में दौड़ाएंगे करंट को, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाता है, दौड़ता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, किसका होता है? बिल्कुल, यहाँ 4 ऑप्शन मिल रहा है, देखिए, शक्ति, आवेश, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तब भैया इसका जो राइट आंसर होगा आवेश का हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? तो आवेश का है। आइए अगला प्रश्न 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, जे जूल बटे सेकेंड, ठीक है, याद रखना, पूरा नाम बता दिए। विद्युत धारा का मात्रक होता है भाई, 24 नंबर, विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, जल्दी बोलना है, एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर, डायरेक्ट आंसर ठोको। अगला प्रश्न हमारे पास है 25 नंबर। 25 नंबर है ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होते हैं कौन सा होता है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे CO2, जिसे आप बोल सकते हैं विज्ञान की भाषा में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, शरीर में जो भोजन पचता है, शरीर में जो भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? जो हम लोग खाते हैं जो पचता है वो कौन सा अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। ये चैप्टर पूरे पढ़ा दिए हैं, बिल्कुल जाके देख लेना है, नहीं देखे हैं। आगे आइए 27 नंबर। 27 नंबर का रहा काली चूना, सॉरी काली चूना होना चाहिए, आप लिख दिया है काली चूना, कली चूना लिखा हुआ है। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है, तो कौन सा अभिक्रिया होता है? 27 नंबर, देखिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। कौन सा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं? कौन सा प्रश्न था ये? 28 नंबर है, ठीक है। 28 नंबर यहाँ पे है, निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो धातु की बात करें, यहाँ पे देखा जाए ये कॉपर होते हैं, ठीक है। और साथ ही हम आपको बता दें सोडियम भी जो भी है वो भी अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। यहाँ पे सोडियम नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर भी होता है। तो बिल्कुल आप लोग ये चीज देख रहे हैं, जो इसे चांदी बोला जाता है वो सबसे अच्छा चालक होते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा चालक कौन? चांदी। और ये देखिए सबसे अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, क्या होते हैं? अभिक्रियाशील होते हैं, ये वाला अभिक्रियाशील होते हैं। यदि सोडियम रहता तो भाई सोडियम जरूर ठोकाता वहां पे, और सोडियम को केरोसिन तेल में इसीलिए डुबा कर रखा जाता है क्योंकि वो अत्यधिक ज्वलनशील होता है, ठीक है। और ये क्या था? अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हमारे पास है 29 नंबर, बिल्कुल देखिए, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, CaOH2। अगला प्रश्न हमारे पास है, देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। कोई विलियन लाल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यदि कोई विलियन है और वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो याद था आपको, ये भी दोनों होगा, कैसे? तो देखिए 11 हो सकता है या 10 हो सकता है, तभी वो किसी लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा, ठीक है। तो दोनों चीज सही है, इसलिए यहाँ पे दे भी रखा था। यदि नहीं रहता सिंपल से याद रखिए 10 होना चाहिए, ठीक है। अगला आ जाइए 31 नंबर। 31 नंबर है कि
एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजकता बनाता है? तो बहुत बढ़िया, 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को बता दें 3 हो जाएगा। कितना संयोजकता बनाता है? 3 बनाता है। आइए अगला प्रश्न 32 नंबर, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज याद आ रहा है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र तो आप लोग को याद, क्या पूरे याद होगा, और साथ ही आप लोग को चीनी का भी होगा, इसका दुगुना कर दीजिए, चीनी का हो जाएगा, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। अगला प्रश्न आइए 33 नंबर, उच्च वाष्यीय अम्लों का सोडियम लवण कहलाता है। देखिए 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का ए हो जाएगा साबुन। उच्च वाष्यीय अम्लों का सोडियम लवण कहलाता है तो साबुन कहलाता है। साथ ही आप देखिए दे दिया है आप मार्जक, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, साबुन ने ठोकना है, ठीक है। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, अब मार्जक रहे और साबुन रहे दोनों में घबरा जाते हैं, अब मार्जक से ही साबुन बनता है इसलिए ना घबरा जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए HCHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? बिल्कुल देख लीजिए, ये CHO जब लगा रहे तो आप उसको क्या कहिए, उस मूलक को क्या कहेंगे? 34 नंबर में उस मूलक को कहेंगे एलिहाइड्रेट। एलिहाइड्रेट ये भी हम पढ़ा चुके हैं, नहीं देखें वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, पूरा एकदम डिटेल से पढ़ाएं पूरा चैप्टर को, ठीक है। देखिए 35 नंबर है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है घटता है? पीरियोडिक टेबल यदि याद नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यदि याद होगा पर पीरियोडिक टेबल वाला दिया है ना, उसको यदि आप लोग नहीं पढ़े जरूर पढ़िएगा, उससे भी जो है 5-10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक। तो 35 नंबर का जो है आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं पर जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो है घटती है। क्लियर हो गया? आइए अगला देखते हैं 36 नंबर, निम्नलिखित तत्वों के को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। देखिए यहाँ पे है लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, यहाँ पर और F है, ठीक है। चलिए इसको सजाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए इसके गुण के अनुसार कह रहा है, और धातु है और उसके गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। तो देखिए 36 नंबर का ये लिथियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन है, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए, सिलिकन है। सिलिकन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है? सिलिकन 37 नंबर का देखिए ये जो है उपधातु है। उपधातु के बारे में भी हम बिल्कुल पढ़ाए। सिलिकन जो क्या है? एक उपधातु है, उपधातु जिसमें धातु और अधातु के गुण हो, दोनों गुण हो, ठीक है। चलिए मिश्र धातु भी कुछ है निम्नलिखित में। चलिए मिश्र धातु के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले अगर ये प्रश्न खत्म कर लेते हैं, 80 प्रश्नों को हल करना भी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व है, ठीक है। 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, सोडियम Na, जिसे केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध का निर्माण जो है उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? भाई जिसका शक था, जिसका इंतजार था वो आ ही गया। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरोसिन तेल में किस तत्व को डुबा के रखा जाता है? 40 नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता ही रहे थे, 2-4 बार बता चुके हैं, सोडियम होगा। अगला प्रश्न, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? देखिए यहाँ बहुत सारा चीज है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए सर्फ एक्सल है जो धोते हैं कपड़ा, सर्फ जिसको बोलते हैं, और शैम्पू है जिसे बाल धोते हैं, और इजी सर्फ, देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट बनाया है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी। साबुन नहीं दिया है, साबुन भी बनता है अपमार्जक से। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? जो सौर सेल होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? ऊपर में चमकीला चमकीला टाइप का देखते हैं ना, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन लगा होता है उसमें, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हमारे पास आ गया है 43 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? जो LPG गैस है, देखिए निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता, मतलब खाना नहीं बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे रखा है, CNG भी दे रखा है, LPG भी दे रहा है। LPG तो आप लोग को पता ही, घर में होगा ही लगा सिलेंडर, तो वो तो पता ही। अब देखिए किसका उपयोग नहीं कर पाइएगा, ये बात है, तो जल्दी से आप लोग को बताना है। 43 नंबर का, तो CNG बायोगैस भी जो है उससे भी खाना बनाया जाता है, ठीक है, और कोयला भी जो है खाना बनाया जाता है, और LPG तो पता ही होगा। लेकिन CNG गैस जो होता है वो आप लोग को बता दूं
कि जो ऑटो वगैरह चलाते हैं, अब ऑटो कुछ ऐसे आ गया, गाड़ी आ गया जो सीएनजी गैस से चलती है, ठीक है। अभी पेट्रोल पंप पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए ज़्यादा गाड़ी नहीं निकला है। जिस दिन अवेलेबल हो जाएगा आपके शहर में भी चलेगा। वैसे पटना जाते हैं तो पटना में आप लोग को ग्रीन कलर का जो है ऑटो मिल जाएगा जो कि सीएनजी से ही चलता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 44 नंबर का। 44 नंबर जो है यहाँ पे 2CO+O2 का ये जो है अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण हो रहा है या अपघटन हो रहा है, उदासीनीकरण हो रहा है या विस्थापन हो रहा है? तो बिल्कुल 44 नंबर का जो राइट आंसर हो गया ए हो जाएगा। ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। बिल्कुल सटीक ट्रिक बता रहे हैं, जिसके अंत में ओ आ जाए रिएक्शन के अंत में, वो ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है संतुलित का कह रहा है, इसमें निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? अब देखिए इसमें 3 समीकरण संतुलित होगा और एक समीकरण संतुलित नहीं होगा, तो ये आप लोग को चेक करना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। पहला देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या बाबू 2, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2, 2 2 मतलब 4। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 और क्लोरीन की संख्या 2HCl करके पूरा कर दिया। तो पहला तो हो गया। आइए दूसरा को भी चेक कर लेते हैं। दूसरा है यहाँ पे PbNO3, मतलब PbNO3 का संख्या जो यहाँ पे है वो 3 है, और यहाँ पे ये 3 दूने का 6 हो जा रहा है, ठीक है। 3 दूने का 6 हो रहा है। यहाँ पे देखिए Pb जो है, Pb साथ में ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे 2 2 2 4, 4 2 नहीं, यहाँ पे 1 3 हुआ। यहाँ पे ये देखिए पहला जो ऑक्सीजन है, एक पहला हो गया, 2 हो गया मतलब 3, 3 2 5, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 6, मतलब ये खत्म है। ये जो है संतुलित नहीं है। इसका राइट आंसर भी ये हो जाएगा। चेक कर लीजिए, कोनो एलिमेंट्स को पकड़ लीजिए, तत्व को पकड़ लीजिए, ठीक है। चेक कर लीजिए फर्दर। अब देखिए कहिएगा सर इसमें चेक कीजिए या इसमें चेक कीजिए, तो कीजिए। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 पूरा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, दिया हुआ ना। हाँ यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2, तो ये इधर से जो 2 से गुना हो रहा है, ये 2 H2। यदि H2 लिखा हुआ है तो मतलब सिर्फ H को ही नहीं गुना कर रहा है, इसके आगे O लगा दिए, C लगा दिए, कुछ भी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गुना करता है। लेकिन H के बगल में ऐसे लगा दिया H2, तो ये जो है सिर्फ H को गुना कर रहा है, ठीक है, 2 से। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। ये सारा चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे, कहिएगा तो आपके लिए वीडियो बना देंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। उदासीनी विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन जो होते हैं विलयन, उसका पीएच मान देखिए 46 नंबर प्रश्न का 7 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल, दुर्बल मतलब वीक, पुअर, ठीक है, दुर्बल अम्ल है, एसिड है, ठीक है। 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है कार्योलाइट अयस्क है, तो कार्योलाइट जो अयस्क है वो क्या है? एल्युमिनियम का। क्या है? एल्युमिनियम का है। कार्योलाइट अयस्क जो है एल्युमिनियम का। अगले प्रश्न हमारे पास है, पोटासियम का परमाणु संख्या। भाई पोटासियम का परमाणु संख्या आप लोग को याद होगा, नहीं याद है? 19 होता है परमाणु संख्या, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है, साथ ही यहाँ पे चलिए फॉर्मिक अम्ल का IUPAC, देखिए IU, इसको IU पैक या पैक पढ़ सकते हैं, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं IUPAC नेम, ठीक है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो चलिए फॉर्मिक अम्ल का आपको IUPAC नाम बताते हैं। 50 नंबर में दे रखा है। तो इसको जो है मेथोनाइक अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेथोनाइक अम्ल। IUPAC नाम कैसे निकाला जाता है, इस पे भी हम वीडियो बना चुके हैं, जरूर जाके देखें, ठीक है। यहाँ पे हम डिटेल से करने लगे तो 2-4 घंटा लग जाएगा डिटेल्स में बताने के लिए, इसीलिए उससे पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जो जाके देख सकते हैं। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? C2H5OH होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आइए, एल्काइन कौन है? अब एल्काइन कौन है? जैसे कि आप लोग को पता है मेथ, एथ, इथेन, तो यहाँ पे है एल्काइन कौन है? तो एल्काइन समूह के सूत्र आप लोग को ढूंढना है। तो एल्काइन, आइन लगा है, सिंपल सी बात है, जिसमें आइन लगा हो तो सीधी सी बात है, यहाँ पे C2H2 हो जाएगा, ठीक है। CH4 किसका है भाई? मीथेन, याद होगा। चलिए चीनी का रासायनिक सूत्र, तो भैया इससे पहले हम ग्लूकोज का बताए थे ना, और बोल दिए थे चीनी का बताने के लिए ना, ग्लूकोज का दुगुना चीनी का होता है, तो बताए थे। चलिए 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए ये जो दे रखा है वो ये ग्लूकोज का दे रखा है C6H12O6, तो यहाँ पे देखिए सी की संख्या कितने? 12, ओ का संख्या 22 और ओ का संख्या 11 कर दिया, 6 5 के दुगुना, सीधी सी बातें हो जाता है।
मतलब यहाँ पे एक कम है, यहाँ पे भी एक कम है, इससे टेंशन न लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। एसेटिलीन एसेटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजकता बंधन क्या है? चलिए 54 नंबर का आंसर करवा दूं आप लोग को। 54 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 3। इससे पहले भी ये प्रश्न दे चुका था, रिपीट हो गया है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाली चीज, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाली चीज, तो 55 नंबर है ना, तो 55 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, 55 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंकुरित बीज, 55 नंबर का। आइए यहाँ पे जल्दी से 56 नंबर, मानव विक्र किस प्रणाली का हिस्सा है? तो 56 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उत्सर्जन। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन का जिम्मेदार है? तो जाइलम के द्वारा जो है पेड़ पौधे जिससे शरीर में, हमारे शरीर में जो है नस जो होते हैं, नस जिसे नस बोला जाता है, उसके द्वारा जो है सारे शरीर में जो है ब्लड की संचरित करता है। उसी तरह से पेड़ पौधे में जाइलम पाया जाता है और जाइलम का काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह को पानी का परिवहन करना, पहुंचाना। अगला प्रश्न है, शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो बिल्कुल ये सारा बच्चा वाला है, CO2 निकलता है, ठीक है। और हम लेते हैं कौन सा? ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, फूलों को पकने हैं, फेंकने पड़ दिए, पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब बचाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इथिलीन से। अगला प्रश्न हमारे पास है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का वह हिस्सा का नाम बताना है जहां पे जानकारी हासिल किया जा सकता है। तो चलिए 60 नंबर का आंसर हो जाएगा डेंड्राइट, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है? देखिए आपातकालीन हार्मोन भी होते हैं। तो 61 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हमारे पास है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अपने मर्जी से, देखिए अनैच्छिक क्रिया, आपको बिल्कुल ये प्रश्न का आंसर हम समझाते हैं। अनैच्छिक क्रिया देखिए, ये उल्टी जो है नैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है। ये नैच्छिक क्रिया उल्टी देखिए अपने आप आ जाता है। अत्यधिक लार निकलना मुंह से, ये भी आ जाता है। और दिल का धड़कना, तो हम उसको तो नहीं बोलते धड़क जाओ धड़क जाओ धड़क जाओ, वो अपने से धड़कते रहता है। अब ये चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया नहीं। ये अब मेरा मन होगा तब चबाएंगे, नहीं तो नहीं चबाएंगे। बात क्लियर हो रहा है ना? उल्टी आने का मतलब मन हाथ बनाने लगता है तो उल्टी आ जाता है, ठीक है, वॉमिटिंग होने लगता है। कह रहा है मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? देखिए मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो आप लोग को पता होगा 63 नंबर का। देखिए 63 नंबर का 270 दिन में मानव का जो है गर्भ की अवधि होता है, ठीक है, 270, 9 महीना जिसे बोला जाए। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? 64 नंबर का राइट आंसर हो गया, ये साइंस में पूछ देता है, सोशल साइंस का प्रश्न है, लेकिन साइंस में इसके बारे में बताया गया है इसलिए पूछ दिया गया, 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किसमें होता है? देखिए 65 नंबर का ये प्रश्न 12th क्लास में बायोलॉजी पढ़िएगा, उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ईस्ट में। अगला प्रश्न हमारे पास है 66 नंबर, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? देखिए श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो आप लोग को बता दें यहाँ पे टीबी, देखिए खांसते रहता है तो वो टीबी धर लेता होगा, ठीक है। और साथ ही निमोनिया, जो दुबड़ा पतला हो जाता है, टीबी देख जिसका धरेगा ना तो देह सुखाल जाता है पूरे, तो टीबी वाला और डायरिया निमोनिया जिसे बोलते हैं, ठीक है, निमोनिया दोनों को जो है श्वसन से संबंधित बीमारी है, मतलब सांस फूलना, ये सारा बीमारी उसी लोग को होता है, ठीक है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाएगा? देखिए 67 नंबर है, 67 नंबर, जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट। तो सेल्यूलोज जो होते हैं, सेल्यूलोज का जो है पाचन नहीं कर पाएंगे मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो भी है, सेल्यूलोज को जो है जब वो खाएंगे वो अपने आप में उसे पचा नहीं पाते हैं, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न हमारे पास देख लिया जाए। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? जो आदमी देखते हैं बोलते बोलते टपक जाता है, वो ब्रेन हेमरेज हो जाता है उनका, और ये पहले से बीमारी होता है, 1-2 बार चांस दिया जाता है इसमें, मरने से पहले कंफर्मेशन के लिए बताया जाता है। लेकिन ब्रेन हेमरेज वाला इंसान कब उसको टेंशन आया, जिस दिन टेंशन आया ज़्यादा उस दिन वो टपक जाते हैं। तो इसका जो है हाइपरटेंशन जो होता है, जिसके बढ़ जाने का जो मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन जो है वो बढ़ जाता है और एकाएक उनका टिकट कट जाता है ऊपर के लिए। अगले प्रश्न हमारे पास है 69 नंबर। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है? देखिए परजीवी पादप का जो उदाहरण है वो है कास्टकुटा बी। अगला प्रश्न हमारे पास है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है, जिसे कहते हैं दिल। ठीक है, जिसे कहते हैं दिल। हमारे पास जो दिल होते हैं, आपके पास भी होगा, ठीक है, हमारे पास तो है ही, तो ये होते हैं नीलीय द्वारा। ठीक है, नीलीय द्वारा। और इसे बोला जाए तो एक तरह से हार्ट बीट भी बोला जाता है। ठीक है, हार्ट बीट। तो चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि को बतावे। हाइड्रा में अलैंगिक विधि के जनन को बतावे तो मुकुलन, मुकुलन में ईस्ट। पक्का कंफर्म हो गए। चलिए जनन संचित रोग है, जनन संचित रोग है तो 72 नंबर के देखिए सिफिलिस जो भी है संचित रोग ही है, जनन से ही संचित है, और एड्स भी है और गोनोरिया भी है। तीन में से सभी में ठोक देना है। ठीक है, आइए हमारे पास है पुष्प के सबसे बाहरी भाग जो होते हैं उसका नाम बताना है। ठीक है, 73 नंबर में तो होते हैं बाह्य दलपुंज, मतलब नाम से ही लग रहा है वो बाहर वाला चीज है। अगला प्रश्न हमारे पास है ब्लड ए, ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होती है? देखिए 74 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, बी एंटीबॉडी होते हैं। अब यहाँ पे आ गया रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रण करता है? तो रक्त का लाल किसके वजह से होता है? लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रण नहीं कर पाता है? तो 75 नंबर देखिए ये इंसुलिन, इंसुलिन। अब एक और बात बताते हैं इसी में, जरा चीनी की बीमारी हो जाए, इंग्लिश में डायबिटीज बोला जाए, और उस रोगी को कौन सा सुई दिया जाता है? डायबिटीज वाले रोगी को तो आप लोग कहेंगे इंसुलिन की सुई लगाया जाता है। चलिए आते हैं पादप वृद्धि हार्मोन 76 ना, पादप हार्मोन वृद्धि हार्मोन। तो चलिए इसको बताते हैं। पादप वृद्धि हार्मोन जो होते हैं जिबरेलिन होते हैं। ठीक है, जिबरेलिन, ए नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारे पास है हार्मोन स्रावित होता है, तो बिल्कुल इसको ठोक देना, हार्मोन जो है स्रावित होता है। 77 नंबर का मैं आपको बता दूं अंतःस्रावित ग्रंथि से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावित ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। चलिए अगला नंबर जो है 78 है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाए जाते हैं? जो हमारे मुंह रहते हैं और जी होते हैं उनके बीच में जो लार गुहा होते हैं, जिसको जो लार टपकते रहता है जी से, जैसे इमली का नाम लिए लार टपक गया, वो लार ग्रंथि जो होते हैं कितने पाए जाते हैं? ठीक है, 78 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा एक ही पाए जाते हैं, ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। एंड्रोजन, एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है? ठीक है, तो चलिए ये 79 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचक रस, जो हम लोग को पचने में काम करता है। अब मुंह में चबा रहे हैं रोटी, मुंह में लार लगता है, पहले लार जाने के बाद वो भेजता है अंदर, अंदर में जाके पचता है, तो पाचक रस वही हो गया। तो ज्यादा थूका उका मत किया कीजिएगा। ठीक है, मटर का अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो ये तो टॉप अप पे क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेंडले होंगे, कमंडल, मेंडल। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने टोटल 80 प्रश्न देखे, और 80 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का आंसर जानता था आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स साथ ही हम आपको बताएंगे यदि आप लोग चाहते हैं इन सभी प्रश्नों के बावजूद भी मैं आप लोग के लिए सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी प्रबंध करूं तो जरूर भाई कमेंट करना, और ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक का सभी प्रश्नों का हल आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। इसीलिए आप अभी ही इस चैनल के मेंबर बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे रख लीजिए, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपकी मोबाइल की घंटी बज जाए। तो चलिए मिलते एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।